ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हैं जो कि हैं एवोल्यूशन और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये जो हम आयार पढ़ते हैं बुनियादी तौर पर इसका आगाज़ ऐसे नहीं हुआ था एज अ डिसिप्लिन। ज़ाहिरी बात है कि इसका एक वक्त में आगाज़ हुआ होगा और फिर ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू जिस वक्त ये जो आज हम पढ़ रहे हैं आयार को, पिछले लेक्चर में मैंने इसकी डिफिनीशन बताई थी, इसका नेचर एंड स्कोप भी बताया था और ये भी बताया था कि पहले इसका नेचर क्या होता था और अब इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप पहले क्या था और आज उसका स्कोप जो है वो क्या है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं कि एवोल्यूशन आईआर का जो है वो कैसे हुआ, कौन से इवेंट्स थे जिसने आईआर के इस डेवलपमेंट में एक बहुत ही लैंडमार्क एक रोल प्ले किया। और आईआर जो है हम पढ़ रहे हैं इस वक्त जो दुनिया के रिलेशंस हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दुनिया के तमाम ममालिक के दरमियान, वो कैसे हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में ये बात बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस को हमने डिफ़ाइन किया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस है वो दो रियासतों के ताल्लुक़ को कहते हैं। अब ये स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब तक नेशन स्टेट वजूद में नहीं थी तब आईआर नहीं था। इसीलिए ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है चूँकि मॉडर्न जो नेशन जो स्टेट्स हैं, नेशन स्टेट्स एक टर्मिनोलॉजी बार बार आप सुनेंगे मेरे लेक्चर्स के दौरान, वो कहते हैं एक आज़ाद रियासत को, जो मॉडर्न रियासत हैं जिसकी डिफिनीशन है कि एक टेरिटरी हो, वहाँ पर पॉपुलेशन रहती हो, वहाँ पर एक गवर्नमेंट हो, वहाँ पर सवरेनिटी हो। ये चार एलिमेंट्स हैं जिनको मिलाकर एक नेशन स्टेट हम उसको कह सकते हैं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है चूँकि नेशन स्टेट जो है वो वेस्टफैलिया की जो ट्रीटी हुई जर्मनी के अंदर 1648 में, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इससे पहले हमें नेशन स्टेट सामने नज़र नहीं आता, लिहाजा आईआर का जो आगाज़ है वो वेस्टफैलिया के इस ट्रीटी से होता है। लेकिन इस बात की तरदीद की है बैरन बर्जन ने। बैरन बर्जन जो इंटरनेशनल रिलेशन के एक प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन बीसी के अंदर 3500 बीसी सुमेरियन सिविलाइजेशन वजूद में आई थी। सुमेरियन एक सिविलाइजेशन थी जो मेसोपोटामिया के अंदर थी, जो दजलो फरात की तहजीब जिसको हम कहते हैं, उनमें वो पैदा हुई थी। क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ पर स्टेट तो नहीं थी लेकिन स्टेट नुमा एक चीज़ आ गई थी। ज़ाहिरी बात है, इंसान ने जब अपना एवोल्यूशनरी प्रोसेस शुरू किया तो पहले वो स्टोन एज में रहता था, फिर वो क्लेन में आ गया, फैमिली में आ गया, फिर एक क्लेन में आ गया, फिर वहाँ से फिर उन्होंने कोई अपने लिए तहजीबें बनाई, जिस तरह आप देखते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस हैं। तो ये मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस जो आ गई थी वो स्टेट नहीं थी, उनको हम सिटी स्टेट कहते हैं। सिटी स्टेट का मतलब ये है कि वो स्टेट जहाँ पर वो बाज़ शराइत तो मौजूद हों लेकिन उनकी आबादी कम होती थी। इसी वजह से बैरन बर्जन और रिचर्ड लेटल कहते हैं कि जब एंशिएंट सिविलाइजेशंस कायम हुई, उनमें जो सिटी स्टेट्स कायम हुए, तो वहाँ पर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी उसमें क्या था कि उस वक्त उसका जो कंटेम्प्रेरी दौर था उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर आप इंडिया की बात करें तो वो मौजूद थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और फिर आर्कियोलॉजी हमें ये बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और सुमेरियन सिविलाइजेशन का आपस में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का आपस में एक ट्रेड रिलेशन था। और वो कैसे हम कह सकते हैं, वो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्टैम्प्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर वो हमें दरियाफ्त हुए हैं वहाँ पर सुमेरियन सिविलाइजेशन में भी। तो इससे साबित होता है कि इन सिविलाइजेशंस के दरमियान जो बीसी में गुजरी हैं वहाँ पर भी हमें ट्रेड रिलेशंस देखने को मिलते हैं। तो बैरी बर्जन कहते हैं और रिचर्ड लिटल कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का वजूद जो है वो बहुत पुराना है, वो बीसी के अंदर भी हमें मिलता है। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है और जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि नहीं, जब तक नेशन स्टेट नहीं बना था, जब तक रियासत नहीं बनी थी, तब तक आईआर का कॉन्सेप्ट नहीं था। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो एक वक्त में वजूद में आया और फिर वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट इवेंट्स गुजरे हैं। ये इसमें एवोल्यूशन आई, इसमें ग्रोथ आया, इसमें डेवलपमेंट हुई। वो क्या थे वो हम दूसरे स्लाइड्स में आपको सामने दिखाते हैं। आपको वीडियो में तो नज़र नहीं आएंगे जो वीडियो बन रही हैं, लेकिन यहाँ पर स्लाइड्स हैं मेरे पास, मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ। कुछ इवेंट्स हैं जिसने आईआर के फेजेस में रोल प्ले किया। वो क्या है? वो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया 1648 के अंदर एक वेस्टफैलिया में ट्रीटी हुई। कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में एक ट्रीटी हुई। फिर वर्ल्ड वॉर 1
वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कोल्ड वॉर का जो एरा है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 1945 से लेकर 1989 तक, फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एरा है 1990 से लेकर 2001 तक, और फिर 9/11 के ऑनवर्ड्स का जो दौर है उसमें डिफरेंट सिनेरियो है। ज़ाहिर बात है कि वक्त गुजरता है और ये वाक़यात जो हैं स्टेट के नेचर को तब्दील करते हैं और उसके इंटरनेशनल सिस्टम को तब्दील करते हैं, तो जिसकी वजह से IR भी उसके साथ साथ उसके सांचे में डलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टफेलिया की ट्रीटी के हवाले से। वेस्टफेलिया, सबसे पहले तो ये वेस्टफेलिया नाम ही कुछ नया है। वेस्टफेलिया असल में जर्मनी का एक शहर है जो आजकल तो इतना कोई उसमें इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन हिस्ट्री में उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। वेस्टफेलिया में ये हुआ कि यूरोप में उस वक्त रोमन अम्पायर कायम थी, और रोमन अम्पायर के अंदर चर्च का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा था, और कैथोलिक चर्च जो था, कैथोलिक जो सेक्शन था क्रिश्चियनिटी का, वो पूरे रोमन अम्पायर को चलाता था, उसके डिसीजन सारे वही करते थे। तो कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं भाई, जो चर्च का जो रोल है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको ये करना चाहिए कि मज़हब को आप एक साइड पर कर लें। ठीक है, और को जो है वो मतलब प्राइवेट अफेयर्स शामिल कर दें, पब्लिक अफेयर्स से उसको दूर रखें। तो इस हवाले से प्रोटेस्टेंट्स फिरका वजूद में आया, क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहा था तो प्रोटेस्टेंट्स बना। तो प्रोटेस्टेंट्स ने जब प्रोटेस्ट किया और फिर वो प्रोटेस्ट इस कदर ज़्यादा हुआ कि उसने जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और वो जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। यूरोप के अंदर 30 साल की तवील जंग हुई, और 30 साल के बाद फिर यूरोप के ममालिक जो भी थे छोटे बड़े, उन्होंने मिलकर फैसला किया कि भाई ये जंग तो अच्छी बात नहीं है, चलो एक ट्रीटी करते हैं। तो एक ट्रीटी हुई वेस्टफेलिया के अंदर, और उसमें ये कहा गया कि रियासतों के अंदर किसी को अमल दखल नहीं होगा। सबसे पहले तो रियासत की तारीफ़ की गई कि रियासत किससे कहेंगे, जो मॉडर्न डिफिनीशन मैंने आपको कही ना कि 4 एलिमेंट्स, ये वेस्टफेलिया के अंदर हुई। मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट हमें देखने को मिला। तो यही वजह है कि स्कूल ऑफ थॉट एक ये कहता है यहाँ से शुरू हुआ। तो इसमें वेस्टफेलिया की ट्रीटी में एक जंग का खात्मा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसने रूल्स देखिए कि एक रियासत चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उस पर कोई हमला नहीं करेगा। पीसफुली नेगोशिएशंस के ज़रिए वो एक मसले को डिप्लोमेसी के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वेस्टफेलिया की जो ट्रीटी है, ये लैंडमार्क रखती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। सबसे पहले इसने स्टेट को डिफाइन किया, सॉवरेनिटी को डिफाइन किया, और ये कहा कि किसी रियासत को दूसरी रियासत के दाखिली और खारजी उमूर में इंटरफेरेंस करने की गुंजाइश और ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी वजह से वेस्टफेलिया की जो ट्रीटी है ये IR के और इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे एक लैंडमार्क की हैसियत रखता है। ठीक है, तो इसलिए वेस्टफेलिया की ट्रीटी जो है वो IR में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। दूसरी चीज़ जो है वो है कांग्रेस ऑफ वियना। अब कांग्रेस ऑफ वियना किसे कहते हैं? कांग्रेस ऑफ वियना भी इसी तरह की एक ट्रीटी है, और ये हुई थी बेसिकली वियना के अंदर। वियना असल में ऑस्ट्रिया का एक शहर है, और उसमें 1815 में ये ट्रीटी हुई थी, और उसमें बेसिकली जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी वॉर्स थे और जो नेपोलियनिक वॉर्स थे वो ख़त्म हुआ था उसका, और एक ट्रीटी हुई थी, पीसफुल ट्रीटी। उस कांग्रेस ऑफ वियना की वजह से यूरोप में तकरीबन 40 साल तक अमन कायम हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, एक पीसफुल कोऑपरेशन और इंटरेक्शंस के हवाले से नेशन स्टेट्स के दरमियान। मैंने जिस तरह कहा कि कांग्रेस ऑफ वियना जो थी वो असल में जो नेपोलियनिक वॉर्स थे और जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी वॉर्स थे, मैंने जिस तरह पहले कहा कि वेस्टफेलिया की जो ट्रीटी हुई थी वहाँ पर मैंने बात डिस्कस नहीं की थी, लेकिन वहाँ पर फ्रांस को बहुत ही वेस्ट के अंदर बहुत सुप्रीम अथॉरिटी मिल गई थी। तो वहाँ पर चूँकि मोनार्की कायम थी और उस मोनार्की का बड़ा मिसयूज़ कर रहे थे वो जो इलीट क्लास थी, तो फ्रांस के अंदर जो आम लोग थे उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जिसको फ्रांस रेवोल्यूशन कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। उन्होंने कहा यार डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारी बात माननी चाहिए, मीडिया का एक रोल होना चाहिए। तो ये सारी बातें रेवोल्यूशनरी, उसमें जंगें हुई, बहरहाल वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, डेमोक्रेसी आई। लेकिन उससे क्या हुआ कि फ्रांस की जो ओवरऑल जो सुप्रीमेसी थी, जो कंट्रोल था, वो वीक हो गए यूरोप के अंदर। तो उस वजह से उसका
जनरल था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, बड़ा फेमस उसका कैरेक्टर है, नाम है हिस्ट्री के अंदर। तो उसने फ्रांस की उस आप कहेंगे कोई हुई हैसियत को वापस बहाल करने के लिए यूरोप से जंगें लड़ी हैं। तो उस नेपोलियनिक वार्स को फिर उसने स्पेन के खिलाफ, स्वीडन, रशिया और दूसरे ममालिक के खिलाफ ये जंगें लड़ी हैं। यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा उसने कब्जा भी किया था। बहरहाल इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लाखों की तादाद में लोग मर गए। लेकिन कांग्रेस ऑफ वियना की ट्रीटी जो हुई तो उसमें क्या हुआ कि उसमें इन वॉर्स का खात्मा हुआ और ये कहा गया कि जंग और अमन के शराइत जो है वो तय कर लिए गए। और कांग्रेस ऑफ वियना की तारीखी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये जो बाद में बना लीग ऑफ नेशन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब दुनिया के लेवल पर ममालिक का एक लीग ऑफ नेशन बना और फिर दूसरी जंग अज़ीम में जो यूनाइटेड नेशंस बनी, इन दोनों में कांग्रेस ऑफ वियना के कुछ प्रोविजंस शामिल किए गए थे। यानी कांग्रेस ऑफ वियना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क की हैसियत रखती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो ये भी इंतहाई लैंडमार्क की हैसियत रखती है। फिर बाद में आ जाते हैं वर्ल्ड वॉर वन की जानिब। वर्ल्ड वॉर वन की जानिब जब हम आते हैं तो वर्ल्ड वॉर वन जब हुई थी 1914 से लेकर 1919 तक, और उसमें भी डिफरेंट वजूहात थी। हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि हम सिर्फ IR के हवाले से उसको पढ़ रहे हैं। बेसिक सिर्फ इतना बताऊं कि वर्ल्ड वॉर वन में अगर आपको देखें आपको दो ताकतें नज़र आएंगी। एक आपको एक्सिस पावर्स नज़र आएंगी जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, तुर्की वगैरह शामिल थी जहां पर खिलाफत उस्मानिया थी। लाइट फोर्सेस नज़र आएंगी जिसमें रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश एम्पायर वगैरह के ममालिक आपको नज़र आएंगे। ठीक है, इनके खिलाफ लड़ाई हुई। बहरहाल जंग का नतीजा ये हुआ कि जंग एलाइड फोर्सेस ने जीत ली। एलाइड फोर्सेस ने जंग जीतने के बाद उसका असर ग्रेट ब्रिटेन ने जंग जीत ली, ब्रिटिश जीत ली हो गए। इसके साथ ही तुर्की के टुकड़े हो गए जिससे डिफरेंट नेशन स्टेट्स वजूद में आई। अब देखिए ना, नेशन स्टेट्स की तादाद बढ़ रही है जंगों के नतीजे में। जब नेशन स्टेट्स की तादाद बढ़ रही है तो उनके दरमियान रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं, तो यही इंटरनेशनल रिलेशंस के डेवलपमेंट है, यही इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन का नतीजा ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो जंग ब्रिटिश ने जीत ली, लेकिन बरतानिया ने जो कॉलोनी के अंदर या फिर एशिया के अंदर, तो स्पेशली एशिया के अंदर उनके खिलाफ मूवमेंट्स चली जिससे इंटरनली यूरोप जो था, UK जो था वो कमज़ोर हुआ, ग्रेट ब्रिटेन कमज़ोर हुआ। तो जंग के नतीजे में आप देखें कि हमें ज़्यादा थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल वो उसके असरात हैं या कॉजेज़ कंसिक्वेंसेस हैं, वो अलग डिस्कशन है। इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से वर्ल्ड वॉर वन के नताइज ये हुए कि जब ये जंग हुई 1919 में ख़त्म हुई तो उसके बाद दुनिया के ममालिक ने सोचना शुरू कर दिया, भाई हम इस जंग के मुतहम्मिल हुए, 2 करोड़ लोगों को हमने ज़ाया किया, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम आइंदा ऐसे हालात से दो चार ना हो। तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन बना दिया 1920 में। तो लीग ऑफ नेशन का काम क्या था? लीग ऑफ नेशन जो था बेसिकली वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम दुनिया के तमाम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर लाना था। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन का वजूद में आना, लीग ऑफ नेशन का काम क्या था? इंटरनेशनल रिलेशंस को बिल्ड करना। तो लीग ऑफ नेशन क्यों वजूद में आया? ये इवेंट वर्ल्ड वॉर वन का मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन जो है इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है IR में कि इसके बाद लीग ऑफ नेशन वजूद में आया जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो UN की तरह थी। वो UN की तरह इस तरह नहीं थी, वो नाकाम हुई, उसकी कुछ वजूहात थी, वो थोड़ी सी स्पेसिफिक थी, थोड़ी लिमिटेड थी, फिर बाद 45 में वो अभी तक कायम है। तो इसलिए UN का एक अपना रोल है, लेकिन लीग ऑफ नेशन उस वक्त जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IR के डिफरेंट नेशन स्टेट्स के दरमियान बाउंड्स कायम करने के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क की हैसियत रखती है। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड होती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी आपने देखा कि मुख्तलिफ एक्सिस और एलाइड फोर्सेस थी। वहाँ पर भी जर्मनी का मुकाबला दोबारा ग्रेट ब्रिटेन से हुआ, और उसकी वजह ये थी कि बहुत सारी वजूहात थी जिनमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजूहात में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन एक वर्सलिस का जो ट्रीटी हुआ था जिसमें जर्मनी के पावर को लिमिटेड करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब पहली जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद अगर आप देखें इंटरनेशनली तो जो हिटलर है वो स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा। हिटलर जो है वो उसने नाजी पार्टी की बुनियाद रखी, नाजिज़म की जो फाशिज़म फ़लसफ़े पर कायम थी, यानी वो नेशन के बुनियाद पर जर्मनी को दूसरे यूरोप पर फोकियत देने के हक़ में थे। तो इसलिए यही चीज़ जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह बनी। दूसरी भी कुछ चीज़ें थी, जिस तरह एक इकनॉमिक डिप्रेशन आ गया था यूरोप के अंदर, कातसाली आ गई थी और बहुत ज़्यादा माली हालात जो थे वो यूरोप के ख़राब हो गए थे। तो ये भी एक बुनियादी वजह थी वॉर की। बहरहाल वो जंग हुई, जंग के नतीजा ये हुआ
कि उसमें बहुत सारे जो पावर्स थे कमज़ोर हुए। अगरचे यूरोप ने यूके ने ये जंग जीत ली थी, लेकिन उसकी इकनॉमिक बाउंड्रीज इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उन्होंने जो कॉलोनीज थी वो भी छोड़ दी हैं, पाकिस्तान को भी आज़ाद कर दिया, इंडिया को आज़ाद कर दिया। यहाँ पर इंडिया पर जो उनका कंट्रोल था वो उसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो मज़ीद इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे कि इतने बुरे हालात में वो इंडिया को कॉलोनी के तौर पर चलाए, लिहाजा उन्होंने ये रियासतें छोड़ दी। तो 1945 के बाद हमें जो नज़र आता है वो अमेरिका और रशिया का एक सुपर पावर की हैसियत से वो ग्रो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। बहरहाल वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, फिर कोल्ड वार में थोड़ा सा मैं इसकी तरफ इशारा करूँगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो असर हुआ वो ये था कि यूनाइटेड नेशंस बनी, यूएन बना, 51 मुल्कों पर मुश्तमिल उस वक़्त, जिसका मकसद दुनिया के ममालिक के दरमियान जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे, नेशन स्टेट्स के दरमियान जितने भी मसाइल पैदा होंगे, उनको डिप्लोमेसी के ज़रिए, उनको नेगोशिएशंस के ज़रिए हल करने की कोशिश होगी। तो ये यूएन जो बना, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बना, जब ममालिक ने सोचा कि भाई हमने 7 करोड़ लोगों को लुक़मा अजल हुए देखा है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, तो उन्होंने कहा यार अभी हमें यूएन बनाना है, अभी हमने एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो कि लोगों के ममालिक के मसाइल को, उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किए बगैर हम नेगोशिएशंस के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए और डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको हल करें। तो यूएन का बनना जो है ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस में एक डेवलपमेंट है, और इसकी इवेंट की वजह क्या थी? वो वजह थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, अब कोल्ड वॉर का अरसा शुरू होता है 1945, दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1989 तक हमारा जो एरा है वो है कोल्ड वॉर का एरा। मैंने जिस तरह कहा कि उस वक्त आपको 2 ताकतें नज़र आएंगी पैरेलल, सुपर पावर्स, एक रशिया और एक अमेरिका। लेकिन अमेरिका का होल्ड इस वजह से ज़्यादा था कि एक यूएन जो था उस पर था अमेरिका का, क्योंकि वो अमेरिका में था यूएन। दूसरी बात ये थी कि जिस तरह मैंने कहा कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप से जो ताकत थी वो शिफ्ट हुई अमेरिका की, तो अमेरिका और रशिया अब पैरेलल सुपर पावर्स हैं। अब उनके दरमियान एक सर्द जंग शुरू हुई। जाहिर बात है 2 ब्लॉक्स बने, एक अमेरिका प्रो अमेरिकन ब्लॉक और एक प्रो रशियन ब्लॉक। ठीक है, और इसके हवाले से मुख्तलिफ तंजीमें बनाई गई, सिक्योरिटी अलायंसेस बनाई गई है, ताकि अमेरिका ने बनाई ताकि रशिया को कमज़ोर किए, रशिया ने भी अपने तौर पर बनाई, जिस तरह अमेरिका ने बनाई नेटो बनाई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, जिसमें 2 नॉर्थ अमेरिका के और तकरीबन 28 यूरोप के ममालिक शामिल हैं। सीटो बनाया, सेंट्रल एशियन एसोसिएशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो बनाया, जिसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रो अमेरिकन थे और इनका मकसद था कि रीजन में कम्युनिज्म को रोकना, यानी ये जो कम्युनिज्म, रशिया जो कम्युनिज्म थ्योरी के लोग थे और अमेरिका कैपिटलिज्म की थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थे, तो ये कम्युनिज्म को रोकने के लिए उन्होंने ये प्रो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ औकात में बनाई, जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा रहा, सेंटो का भी, सीटो का भी। नेटो का तो पाकिस्तान हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बनाई गई। यही वजह है कि जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया बैक इन 1979, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, अलकायदा को उन्होंने प्रोमोट किया। ठीक है, तो अमेरिका ने मदद की। वो किस लिए? क्योंकि वो कोल्ड वार था उनके दरमियान, अमेरिका और रशिया के दरमियान। बहरहाल ये कोल्ड वार का एरा है। इस कोल्ड वार का इख्तिताम ऐसे हुआ कि मैंने जिस तरह कहा कि जो रशिया ने अटैक किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, और अफ़गानिस्तान में फिर मुजाहिदीन ने उनकी मुज़ाहमत की, अमेरिका पाकिस्तान ने उनकी मदद की, तो इस हवाले से वो रूस को तोड़ने में कामयाब हुए। तो रूस 1989 में जब उसने शिकस्त का अफ़गानिस्तान से निकला, तो उसकी सुपर पावर, उसकी जो ताकत थी वो बिखर चुकी थी, और यही वजह थी कि 1991 में उन्होंने अपने 5 रियासतों को, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान को जुदा कर लिया, क्योंकि उनकी इकनॉमिक हालत इस कदर ख़राब हो गई थी जंग में, 10-11 साल के जंग में, कि वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। तो उसके बाद इस फेज़ में आप देखिए कि अमेरिका ही सुपर पावर की हैसियत से रहा 1989 से लेकर 2001 तक, 9/11 अटैक्स तक, ये 10-11 साल का होल्ड दुनिया पर कुछ ज़्यादा ही रहा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि शिकस्त हो गई थी, और इस शिकस्त का नतीजा ये हुआ कि नेशन स्टेट्स का इजाफा हुआ। अब 5 ममालिक दुनिया में बढ़ गए, और पाकिस्तान ने 1991-92 में उनके साथ जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लिए। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। आगे जाते हैं, आखिरी स्लाइड वो ये है कि पोस्ट 9/11 एरा का जो दौर है, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस को जब हम पोस्ट 9/11 एरा में देखते हैं, तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि 9/11 में अटैक हुआ,
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ और उसका इल्ज़ाम लगाया गया अलकायदा पर, ज़िम्मेदारी कबूल की अलकायदा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका ने क्लियर कट कहा कि या तो आप दहशतगर्दी की जंग में मेरा साथ देंगे या फिर आप दहशतगर्द हैं खुद। तो इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक किस्म का बन गया दुनिया में, दो ब्लॉक्स बने, एक प्रो अमेरिकन और एक एंटी अमेरिकन ब्लॉक बन गया, ठीक है ना। इसमें हमें दो बुनियादी तौर पर ताकतें नज़र आती हैं इस वक्त, अगर हम देखें इस वक्त के सिनारियों में, वो है चाइना और दूसरा है अमेरिका। तो एक प्रो चाइना है और एक प्रो अमेरिकन हैं। अगर आप देखें तो इस गेम में पाकिस्तान इंडिया भी शामिल है। पाकिस्तान ज़्यादातर चाइना को सपोर्ट करता है और इंडिया जो है पाकिस्तान बज़ाहिर अमेरिका को भी सपोर्ट करता है, उनको रास्ता भी दिया, लेकिन उनके दरमियान ये कोल्ड वॉर जारी है अगर आप देखें तो, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, अगर ये बड़ा पॉजिटिव रोल है लेकिन फिर भी। तो चाइना जो है इस पूरे अरसे में, ये 20 साल का जो अरसा है 2001 से 2021 तक, सुपर पावर अमेरिका को नाको चने चबवाए गए अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान से शिकस्त लेकर अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए निकल गया। अब उससे उसकी इकनॉमिक हालत इस कदर वसी हो गई कि वो अब ख़ुद को इस काबिल नहीं समझता कि वो सुपर पावर है भी या नहीं है। इस वक्त दौर में जो चाइना है उसने ख़ुद को बड़ा सॉफ्टली इम्प्रूव किया इकॉनमी के फील्ड में। चाइना ने कभी जंग नहीं लड़ी लेकिन इस वक्त इस दौर में, लेकिन ख़ुद को इम्प्रूव किया, और इसी वजह से हम चाइना को सॉफ्ट पावर कहते हैं। सॉफ्ट पावर पॉलिटिकल साइंस में एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मकसद है कि वो ममालिक जो इकॉनमी और ट्रेड के ज़रिए और सॉफ्टली तरीके से ममालिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो सॉफ्ट पावर है। जो हार्ड पावर वाले लोग हैं, अमेरिका जंग के ज़रिए दूसरों ममालिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो हार्ड पावर है। तो इसलिए चाइना सॉफ्ट पावर के तौर पर उभरा, और इस वक्त दुनिया का जो ट्रेंड है वो इस बात को तस्लीम कर रही है कि जंग जो है वो किसी बात का हल नहीं है। रशिया ने कब मानी अफगानिस्तान की जंग में, जब उन्होंने अपने को अपनी मर्जी से जुदा कर दिया। अमेरिका ने 1.3 ट्रिलियन, या मैं अगर तादाद एस्टिमेट गलत बोल रहा हूँ तो, वो नुकसान किया अफगानिस्तान में। इकॉनमी की हालत बहुत बदतर हो गई है अमेरिका के अंदर। तो वो जो है वो नतीजे पर पहुँचे हैं कि अभी ये नहीं है हल। अगर आपने सर्वाइव करना है दुनिया में, प्रोग्रेस करना है, तो खुद भी प्रोग्रेस करें, दूसरे खुद भी पैसे कमाओ, दूसरे से भी पैसे कमवाएं, ठीक है। दूसरों को भी मौका दें, वो भी पैसे कमाएं। जब उनके पास भी दौलत होगी, आपके पास भी दौलत होगी, किसी मुल्क, कोई मुल्क अटैक नहीं करेगा किसी पर। जब वो खुद कफील होगा, लोगों के ज़िंदगी का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो मजबूत होगा, तो जाहिर बात है वो आप पर हमला नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। यही फ़िलासफ़ी है और यही इसको लिबरलिज़म की थ्योरी कहते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे लेक्चर के अंदर। तो लिबरलिज़म की थ्योरी अडॉप्ट की चाइना ने। यही वजह है कि अब दुनिया का जो ट्रेंड है ग्लोबलाइज हो रहा है 3 चीज़ों के ऊपर, ट्रेड, सिक्योरिटी और फ्रीडम, ठीक है। तो इस वक्त ट्रेड जो है वो ज़्यादा फोकस है दुनिया का, और ज़्यादा दुनिया जो है वो इस तरफ आ रही है। यही वजह है कि जब कोई जंग होती है अभी, तो यूएन जो है वो फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। तो यूएन का रोल इंक्रीज़ हो रहा है, वो नहीं चाहते कि जंग हो। उसकी वजह है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। अब जंग जो है वो जंग नहीं होगी कि जो पहली जंग अज़ीम या दूसरी जंग अज़ीम में हुई थी। अब जंग होगी तो उसका खमियाजा बहुत से लोग भुगतेंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान अगर कोई तनाज़ा होता है तो फ़ौरन चाइना जो है उसमें कूद पड़ता है मुज़ाकरात करने के लिए, और अमेरिका यूएन जो है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर जंग होती है तो जंग से आधी दुनिया जो है इस वक्त जानी है। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और इस वक्त कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इस वक्त जो जदीद जो आईआर का स्कोप है वो ज़्यादातर पीस, सिक्योरिटी और ट्रेड के ऊपर फोकस कर रहा है, जंगों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। तो इसलिए ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, अगर आप देखें थ्रू आउट, ये जो आईआर का जो पूरा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, कैसे शुरू हुआ, पहले इसका नेचर क्या था, फिर बाद में उसका नेचर क्या हुआ, पहले इसका स्कोप क्या था, अभी इसका स्कोप क्या है। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए जो एक क्या कहते हैं, हम एक सफ़र जारी हुआ, जो बैरी बर्सन ने कहा कि एंशंट सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन से शुरू हुआ, कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं जी वेस्टफेलिया से शुरू हुआ, जहाँ से भी शुरू हुआ, लेकिन होते होते यहाँ तक पहुँच गया है। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए एज अ डिसिप्लिन जब हम आईआर को डिस्कस करते हैं तो उसका एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बगैर हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, सामने रखते हैं तारीख़ी तौर पर, और फिर बाद में हम इसको यहाँ पर जाकर एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा आज का लेक्चर है जो कि है एवोल्यूशन ऑफ
IR। आखिर में जो क्वेश्चन मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा देता हूँ लेक्चर के एंड में, वो ये है कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे, कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस पर एक नोट लिखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।